1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 34 साल बाद पीड़ितों को मिला इंसाफ। राजस्थान के सीएम बने अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। मंत्रिमंडल का अभी नहीं हुआ विस्तार। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया 3 तलाक बिल पर विपक्ष ने काटा हंगामा। और इधर नोएडा में स्कूल की दीवार गिरने से हादसा। दीवार गिरने के कारण एक बच्ची की मौत, हादसे में आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम धोखे पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान आजाद खालिद और लेकर हाजिर हूं धोखा पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का वो बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स, अपने प्रोड्यूसर्स को लाइव जोड़कर आपको ग्राउंड जीरो की खबरें देते हैं और जानकारी देते हैं कि आखिर इन खबरों में कुछ छूट तो नहीं गया। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे 1984 के सिख दंगों की, जिसमें सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है और अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके अलावा हम आपको ले चलेंगे शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जहां नए मुख्यमंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारियों की कसम खा रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे बीजेपी की, जो राफेल के मुद्दे पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपना पक्ष जनता के बीच में रखेगी। उसके अलावा हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, एक बार फिर वहां पर एक आपराधिक घटना हुई है और बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। इसके अलावा हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में एक तूफान का अलर्ट जारी है, जिससे खतरा बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सिख दंगों की, बल्कि देश भर के 1984 के सिख दंगों की, जिसमें बड़ा कहर एक तरह से बरपाया गया था। और अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने नहीं देखा है आंखों को समंदर होते हुए। 3 बार के सांसद रहे सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी पॉलिटिकल कैरियर एक तरह से खत्म है। शिवम हमारे साथ रहेंगे और जानकारी लेंगे किस तरह से सिख दंगे का जो डंक है वो लगातार उनके पीछा कर रहा है और जो उनका कृत्य था वो अब अदालत में प्रूव हो चुका है। शिवम, एक तरह से 3 बार के सांसद थे, ताकत थी, लेकिन अगर देखें कानून सबके लिए बराबर है। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है और काला दिन जिसे कहा जाता है 84 के दंगे, जिसे आज तक सिख समुदाय नहीं भूल पाया। हर एक सिख की आंख में वो नजारा आता है और उनका दिल दहल जाता है। बल्कि कहा जाए शायद पूरा देश नहीं भूल पाया। पूरा देश का एक एक नागरिक उन दंगों को, उन हादसों को याद करके सहम जाता है आज भी। जी बिल्कुल, पूरा देश इस दंगों को नहीं भूल पाया, क्योंकि पूरे देश में दंगे हुए थे और 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें सिर्फ दिल्ली में अकेले 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो दंगे हुए और कैसे सिख लोगों की हत्या की गई जो निर्दोष थे। यानी अब जिस तरह से सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं मरहम तो लगेगा, लेकिन यह भी साफ हो गया कि कानून सबके लिए बराबर है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक जो पीड़ित लोग थे उनके जहन में था कि हमें न्याय मिलना चाहिए और काफी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। जो चश्मदीद हैं उनकी बातें सुनी गई, कोर्ट ने सुना और एक बार बरी भी कर दिया गया था निचली अदालत ने, लेकिन उसके बाद वो लड़ाई उन्होंने लड़ी और आखिरकार फैसला आया और न्याय उन्हें मिला। यानी कि सबके लिए कानून बराबर है। जी, प्रणय हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रणय, वो कहते हैं ना कि तुमने देखा नहीं आंखों को समंदर होते हुए, और एक आंख भी जो है उसका आंसू जो है हुकूमतों के लिए खतरा होता है। 3 बार के सांसद सज्जन कुमार दिल्ली और खासतौर से देश की राजनीति में सिरमौर माने जाते थे, ताकत का एक तरह से निशान माने जाते थे, लेकिन अदालत के फैसले ने साफ कर दिया कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल खालिद जी, और ताकत और रसूख, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सज्जन कुमार का टिकट लोकसभा के लिए काटा गया था, उसके बाद वो अपने भाई के लिए टिकट ले आए थे, यानी रमेश कुमार, जो एक बार सांसद भी रह चुके हैं और 2014 में वो चुनाव हार गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा पैठ कांग्रेस पार्टी के अंदर सज्जन कुमार रखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो फैसला आया है ये उनके लिए एक बड़े झटके के बराबर है। प्रणय, मैं रोकना चाहूंगा। भगवत मान क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले पे, जरा सुन लेते हैं।
भगत मान कुछ कह रहे थे, यानी सिख दंगों पर जिस तरह से सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला आया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रणय, अगर देखा जाए तो एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर मुसीबत खड़ी हो गई है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता तजेंद्र बग्गा अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि कमलनाथ जो मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया है उन्हें हटाए कांग्रेस, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं सिख दंगों में। तो ऐसे में उन्हें हटाना चाहिए और इस मांग को लेकर वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। तो आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि कांग्रेस की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अभी इस पूरे मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में आपको बीजेपी नेताओं के द्वारा और भी ज्यादा जो आरोप हैं और जो घेरना है वो देखने को कांग्रेस की तरफ से मिल सकता है। प्रणय और शिवम दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, जरा देखते हैं पॉलिटिकली क्या इस पर कमेंट कर रहे हैं लोग और खासतौर से राजनीतिक गलियारे में क्या चर्चा है, जरा सुन लेते हैं। देखिए, सन 84 के दंगों के जो गुनहगार हैं वो उन गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए और इन सन 84 के दंगों के गुनहगार और उनके साजिशकर्ता निश्चित तौर से बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी खुले हवा में घूम रहे हैं। जो लोगों का दर्द है, आज भी वो दर्द जो है वो ताजा है सन 84 का। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इस पूरी कवर अप और अन्याय के अंदर आज तक शामिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका स्वागत इसलिए करते हैं कि विलंब से आया, लेकिन कम से कम न्याय होना इसमें अब आरंभ हुआ है। और अभी भी बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो डे टू डे चलने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी और लोगों के खिलाफ भी इस प्रकार के फैसले आएंगे, ताकि जो विक्टिम्स हैं, जो जिन्होंने सफर किया 1984 में, उनको न्याय मिल पाए। आप देख रहे हो कि सोहराबुद्दीन के केस में कैसे कवर अप हो रहा है। आजम खान का बयान है, जब वो विटनेस बॉक्स में आया तो 164 का बयान उसके सामने नहीं रखा गया। ये कौन कवर अप कर रहा है? और वहां जो जज लोया की मौत हुई है उसके बारे में भी बड़ी चर्चा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा इस समय। इनकी और इस बीच में इनकी सरकारें भी तो आई थी, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार भी तो आई थी इन बिटवीन। उन्होंने क्या किया? तो देखिए इसको आप राजनीतिक इसको आप राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये बात है कोर्ट का फैसला है, उसमें जो भी कोर्ट पर कार्रवाई करेगी। अगर बीजेपी इसको राजनीतिक रंग देगी तो नुकसान उनको होगा, क्योंकि वहां बड़े लोग यहां बैठे हुए हैं। आग्रह है, उसके बाद 1934 साल हमें हो गए, न्याय कभी भी नहीं मिला। हमें आश्वासन देते रही सरकार, हाँ जी आपको न्याय मिलेगा, मकान का हक मालिक मिलेगा, बिजली का मिलेगा। 34 साल बाद उन जख्मों पर मरहम रखने की जैसे कोशिश हो रही है। हालांकि ये सजा के तौर पर अगर देखें, सज्जन कुमार का नाम आया है और उनको सजा हुई है, ये बड़ी बात है। लेकिन इतना जरूर है, जख्मों पर मरहम भी रखा जाएगा और खासतौर से उनको राहत भी मिलेगी। लेकिन ये भी एक बात है कि अब दंगे जैसी जो खुलेआम लोग करते थे, शायद अब उन पर भी अंकुश लगेगा। प्रणय और शिवम हमारे साथ हैं। जिस तरह से शिवम कहा यह जा रहा है कि अगर इस पर राजनीति होगी तो बहुत भी, अभी भी अगर देखें तो कांग्रेस पॉलिटिकली कहीं डिफेंसिव नहीं होना चाहती, क्योंकि जज लोया का वो जिक्र कर रहे हैं कपिल सिब्बल, और कह रहे हैं कि सोहराबुद्दीन मामले पर भी कवर अप कौन कर रहा है। हालांकि ये मामले भी जांच का विषय है और खासतौर से ये कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन कांग्रेस तो कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस फंस रही है। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में कुछ दंगे हुए, 34 साल बाद फैसला आया, बीजेपी उसका श्रेय लेना चाह रही है और कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट इसका न्याय करेगा। लेकिन दोषी हैं तभी, अगर कोर्ट पे इतना भरोसा है तो आप क्यों नहीं कहती कि वो कांग्रेस है या बीजेपी? दोषी है, उसको कानून न्याय देगा। लेकिन यहां पर राजनीति हो रही है और बीजेपी कह रही है कि वाजपेयी सरकार ने पहले इसके खिलाफ फैसला लाने के लिए कोशिश की, फिर अब मोदी सरकार में इसका न्याय हमने दिलवाया है। और वहीं कांग्रेस दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहती है। जी प्रणय, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और खासतौर से जज लोया का मामले का जिक्र कर रहे हैं और सोहराबुद्दीन के मामले का, क्या कोर्ट पर भी अब राजनीति होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट पे निश्चित तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये कहा है
कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत इस मामले को लटकाया गया है। कोर्ट ने भी इस बात को माना है। आज जब फैसला सुनाया गया था तो उसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी अब आगे की जो सिख पीड़ित हैं वो अपनी लड़ाई किस तरह से जारी रखते हैं, खासतौर से जो बाकी आरोपी हैं उनको सजा दिलाने में। लेकिन उम्मीद की किरण निश्चित तौर पर जरूर मिली है। ये प्रणय, जिस तरह 34 साल तक लोगों के जख्म जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ देते रहे, अब सजा के तौर पर ये बात सामने आई है। लेकिन इससे दो चीजें तो कम से कम होंगी कि एक तो जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। कम से कम उनको ये लगेगा कि हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कानून के लिए बराबर हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी होगी कि आइंदा अगर ऐसा कोई मामला होता है या कहीं दंगे होते हैं या कहीं लाकानूनियत होती है कहीं, तो कम से कम ये लोग, ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह खुलेआम तो कम से कम अपना रोल अदा नहीं करेंगे। अंकुश लगेगा जरूर। देखिए, अंकुश निश्चित तौर पर लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि कानून में जो विश्वास है लोगों का वो बरकरार रहेगा। और खालिद जी, जैसे मैंने पहले कहा, 34 साल कोई लंबा, कोई छोटा वक्त नहीं होता। एक लंबी लड़ाई थी जो लड़ी गई है पीड़ितों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये कि निचली अदालत ने सज्जन कुमार को साफ तौर पर बरी कर दिया था। तो ऐसे में उस हारी हुई लड़ाई को जीतना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कितनी बड़ी राहत की खबर आज ये सिख पीड़ितों को मिली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम और प्रणय शर्मा, आपने पूरी जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं 3 राज्यों के नतीजों के बाद वहां जिस तरह से सीएम का नाम चुनने के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो रही थी, अब वहां पर नाम भी तय हो गए और शपथ ग्रहण भी लगभग होना शुरू हो गया है। सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम की तरह और अशोक गहलोत सीएम की तरह वहां पर कस्में खा चुके हैं सेवा करने की, जो एक जिसे कहना चाहिए परंपरा है। अब वो कितनी कस्में निभाएंगे ये तो 5 साल के दौरान जनता को महसूस होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि तीनों जगह, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए सीएम मिल चुके हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब वो शपथ ले रहे हैं कि वो जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल जिसे कहना चाहिए किसी के भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ किसी का फेवर नहीं करेंगे। ये तमाम तरह के जो अल्फाज हैं वो यकीनन दोहराएंगे, लेकिन दिल से कितना होगा उसका जो है इंप्लीमेंट कितना होगा ये 5 साल में पता लगेगा। हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और इस मौके पर भले ही विपक्ष जो है वहां खड़ा नजर आया हो महागठबंधन की शक्ल में और कई जो सहयोगी हैं कांग्रेस के वहां दिखाई दे, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगभग दूरी बनाए नजर आई। क्योंकि अगर देखें इसे महागठबंधन के तौर पर इस ओकेजन पे अगर ये सब लोग इकट्ठे होते तो यकीनन बीजेपी के लिए एक तरह से अलार्मिंग कंडीशन होती। लेकिन कुछ लोग जरूर वहां नजर आए, लेकिन कुछ लोग नदारद थे। पहले देखते हैं समाजवादी पार्टी का क्या जो है रुख है, वो क्यों ऐसा उसने फैसला लिया, और उसके बाद अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। नहीं, नाराजगी नहीं है। नाराजगी होती तो समर्थन क्यों होता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारे विधायक हैं वही हमारे प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे और उन्होंने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री होने की बधाई भी दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। मायावती जी ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि वो जाएंगी नहीं जाएंगी। ये मायावती जी अपनी बात साफ करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके का व्यवहार कांग्रेस का रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे। लेकिन वो उनका फैसला है। हमारे यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जा रहे। जिस तरह का कांग्रेस का रवैया रहा है उसके बाद ये गोलमोल बात है, यानी समाजवादी पार्टी का जो दर्द है वो छलकता नजर आ रहा है। ये उस समाजवादी पार्टी का दर्द है जो पिछले विधानसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान 7 चुनाव लड़े थे और अभी भी वो एक मंच पर कस्में खाते नजर आए थे। लेकिन जब चुनाव का ऐलान हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये सब लोग अलग हो गए थे। अब फिर एक जगह हो सकते थे, यानी महागठबंधन में कहीं ना कहीं एक तरह से दरार नजर आ सकती है। ये जो बयान है इसको सुनकर हमारे साथ विवेक सिंह जुड़ गए हैं राजस्थान से, जयपुर से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हैं। विवेक सिंह, क्या है जानकारी? अभी जिस तरह से अशोक गहलोत ने शपथ ले ली है और उसके अलावा सचिन पायलट ने शपथ ले ली है अपने पद और गोपनीयता की, लेकिन वहां कौन कौन लोग नजर आए और कौन कौन दूर नजर आए? देखिए, जो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की शपथ लिया और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके अलावा और भी कोई मंत्री को शपथ नहीं दिलाई है, केवल 2 ही दिलाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा की सुप्रीमो मायावती सहित कई दलों के नेता
मौजूद नजर आए। वहीं देवगौड़ा जी भी मौजूद थे, शरद पवार जी भी एनसीपी से मौजूद थे। यानी आपको लगता है कि जो महागठबंधन का एक तस्वीर हो सकती थी पूरी मुकम्मल नहीं थी, वो कहीं अधूरी नजर आई? बिल्कुल, महागठबंधन में जो जो दल थे पूरे नजर नहीं आए। महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरार सी आई, क्योंकि राजस्थान चुनावों से पहले भी महागठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन चुनावों में भी गठबंधन नहीं हो पाया और शायद आज के माहौल को देखते हुए महागठबंधन संभव नहीं है। यानी आपको लगता है जो मौका था वो हो गया। हमारे साथ शिवशंकर पांडे भी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे संवाददाता। शिवशंकर पांडे, आपके पास लेटेस्ट वहां की क्या जानकारी है, जिस तरह से शपथ ग्रहण को लेकर वहां चर्चाएं हैं? देखिए, शाम 4 बजे साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन आज सुबह से जो फैथाई तूफान आया हुआ है, सुबह से देर रात से बारिश शुरू हो गई थी। सुबह इसका जोर बढ़ गया है। सुबह से राजधानी बारिश से सराबोर है। इसकी वजह से साइंस कॉलेज मैदान में खुले में जहां शपथ ग्रहण समारोह होना था, वहां से शपथ ग्रहण समारोह की जगह बदलने की कवायद शुरू हो गई है। 2 जगह प्रशासन ने आइडेंटिफाइड की है। साइंस कॉलेज के बाजू में एक भव्य ऑडिटोरियम है, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, उसे आइडेंटिफाइड किया गया है और एक इंडोर स्टेडियम को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, जहां भी वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखकर दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर संभावित हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह को। यानी शिवशंकर, जिस तरह से शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में भी एक बड़ा तूफान कहा जा सकता है, सज्जन कुमार को सिख दंगों में सजा सुनाई गई है और वहां वैसा कुदरती तूफान है, तो क्या लगता है कि अब जगह बदली जाएगी या टाइमिंग भी बदली जाएगी? देखिए, जगह बदलने की पूरी कवायद हो रही है, टाइमिंग भी चेंज हो सकती है, क्योंकि तूफान का जोर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी भी जारी की है कि ये 2 दिनों तक 48 घंटों तक यहाँ पर भारी बारिश की वो है। इसके चलते बड़े नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर भी एक प्रकार से संशय गहरा गया है, क्योंकि फ्लाइट लैंडिंग यहाँ पर लगभग जो नियमित फ्लाइट होती है सारी कैंसिल की जा रही है। तो जो चार्टर्ड फ्लाइट है जिसे राहुल गांधी आएंगे, सोनिया गांधी आएंगी, उसको भी लैंडिंग के लिए इजाजत दी जाती है नहीं दी जाती है, देखा जाना है। तो एक तरह से माना जा रहा है कि खराब मौसम जो है ये शपथ ग्रहण समारोह पे लगभग पानी फेरने पर उतारू है, क्योंकि जो जिस तरीके से भव्य तैयारी की गई थी 50 से 60 हजार लोगों के लिए पहुंचने की उम्मीद थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर पांडे। आपने बताया कि वहां पर कुदरती तूफान और परेशानियां खड़ी आई हैं। दिल्ली में सज्जन कुमार को सजा मिली है और ये भी एक तरह से अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राफेल की। राफेल जो है सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक एक तरह से टसल बना रहा और भले ही दुश्मनों को वो कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन आपसी राजनीति में बड़ा मारक साबित हुआ है। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर बीजेपी को राहत मिली, अब बीजेपी इस राहत को एक तरह से जनता के बीच में पहुंचाने के लिए पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से सीधा संवाद करने की बात कर रही है और वो इस रुख को खासतौर से अदालत के फैसले को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में 70 से ज्यादा जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा संवाद जनता से कर रही है। क्या इस पर बीजेपी का रुख है और खासतौर से कांग्रेस का इस पर क्या मत है, जरा वो सुन लेते हैं, फिर अपने संवाददाता के पास चलेंगे और इसकी जानकारी लेंगे। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार झूठ बोल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है और राहुल गांधी पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए अब पार्टी 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और देश की जनता के सामने विषय लाएगी किस प्रकार से कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर एक झूठा नैरेटिव बिल्ड कर रही है। और मेरा तो कहना आगे है कि राहुल गांधी हमसे पूछते हैं राफेल के बारे में, मैं उनसे पूछता हूं राफेल के बारे में, वो बताएं किसके बिहाफ पे, किसके बहस पे वो जानकारी लेना चाहते हैं कि राफेल के अंदर किस प्रकार के हथियार लगे हुए हैं। जो शैली वो इस्तेमाल करें वो ऐसी होनी चाहिए जो उनके पद की गरिमा को बनाए रखे। और कॉटरोची अंकल जैसी बातें करना ये ठीक नहीं है। नाना नानी, बाप माँ बाप, ऐसी जो पिछले दिनों में हमने भाषा देखी उससे देश का लोकतंत्र कोई उजागर होकर नहीं निकला है। तो मेरा ये मानना है कि अब क्योंकि तीनों नॉर्थ इंडिया के सूबों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, उनकी डेस्परेशन समझ में आती है, मगर फिर भी उनको अपने पद का ध्यान रखना चाहिए। भाषा के ऊपर बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि नाना नानी दादा दादी, लेकिन कुल मिलाकर जब चुनाव आते हैं तो बड़ा अग्रेसिव हो जाता है। अब बीजेपी खास तौर से राफेल के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है। अपने मुख्यमंत्रियों को उसने इसकी जिम्मेदारी दी और खासतौर से केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया ताकि जनता तक ये बात पहुंचाई जा सके कि कोर्ट का क्या फैसला आया है।
जी बिल्कुल, जब से कोर्ट का राफेल पर फैसला आया तब से जो है कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी हर चुनावी रैली में इस बार राफेल का मुद्दा उठाया। कोई रैली उनकी ऐसी नहीं है कि जिसमें उन्होंने राफेल का नाम नहीं लिया हो, और तब राहुल गांधी इसको जनता के बीच में थे, लेकिन जब से फैसला इनके खिलाफ आया आज अब इसको बीजेपी जनता के बीच लेकर के जा रही है। और अब करीब देश के तमाम 70 बड़े शहरों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें उसके मुख्यमंत्री रह गए और जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं बाकी 3 राज्यों के, ये भी अपने अपने शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और पार्टी के जो पदाधिकारी है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री करेंगे, यूपी में योगी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएगी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। तो कुल मिलाकर के राफेल पर अब बीजेपी इस मुद्दे को जाने देना नहीं चाहती और कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रही है। तो इसके यानी आपको लगता है कि अब राजनीति इस पर सड़कों पर गरमाएगी और एक दूसरे को घेरने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, आप देखिए जब तक राफेल पर फैसला नहीं आया था तो राहुल गांधी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहे थे और जनता के बीच इस मुद्दे को बार बार उठा रहे थे। तो हालांकि इस मुद्दे का चुनाव में इतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं एक छवि पर इसका फर्क पड़ जाता है कि एक जो मेंटेलिटी बन जाती है घोटाले को लेकर के, वो एक तरह से दिमाग में सेट हो जाती है। तो अब जब से ये फैसला आया, कोर्ट ने इसको क्लीन चिट एक तरह से माना जा रहा है कि इसका अगर आपको उसमें कहे कि अंबानी पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, तो बीजेपी अब फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस को पूरी तरह से घेरना चाहती है। और अब आने वाले 19 के चुनाव में भी इसका बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठाने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष देशवाल। खासतौर से अगर देखें राफेल को लेकर जिस तरह से पूरे इस दौरान जो है, चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी राजनीति होती रही, अब फिर राजनीति इसलिए गरमाने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक खास फैसला देकर कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि उसको राहत मिली है। हालांकि कांग्रेस लगातार इसको यही कह रही है कि हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। बिहार का मुजफ्फरपुर अभी पिछले दिनों एक बड़ी आपराधिक घटना के लिए चर्चा में था। वहां की बालिका गृह से बच्चियों के साथ जो हुआ, अंदर जो हुआ, हाई प्रोफाइल जो लोग उसमें शामिल थे, वो सब आपने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन अब वहां देखा जाए तो अपराधियों के आज भी हौसले लगातार बुलंद नहीं बल्कि दुस्साहसिक होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हथियारों के बल पर एक लूट का मामला सामने आया जिसमें बड़ी तादाद में नकदी और कई चीजों की लूट हुई है, लाखों रुपए की लूट है। यानी वहां पर जो पुलिस और प्रशासन खासतौर से एक बार फिर सवालों के दायरे में है कि आखिर स्थानीय जनता जो है वहां कैसे सुरक्षित होगी और किस तरह से उनको राहत मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। हम जानने की कोशिश कर पहले देखते हैं कि वहां पर क्या बयान है, क्या कहना है पुलिस का और खासतौर से स्थानीय निवासियों को सुन लेते हैं, फिर अपने संवाददाता के पास चलेंगे, विशाल के पास। 2 घंटे के बाद 3 आदमी से आया है, जिसका काले चश्मा लगाया था, हेलमेट लगाया था और मुंह बांधा था। उसके बाद मैं वहाँ पैसे लेके और यदि मोबाइल था मेरे पास 1.5 लाख रुपया लेकर मुखिया जी हमको दिए हैं, देने के लिए कि जाओ उतना ट्रक वाले के पैसा दे देना। 2 ट्रक था, देने गए हैं। उसी बीच में रास्ते में ट्रक के आसपास में हमको काछी के बगल में पकड़ लिया। करने के बाद ऐसे ऐसे धमकी दिया है, मारा है, पिस्टल का कोट से इस पर मारा है। ये बड़ी अजीब बात है कि घायल आदमी दिख रहा है लेकिन उसको राहत यह कि वो बच गया, क्योंकि पिस्टल से जो मारा है, उसकी बट से जो मारा, उसके सिर पर वो चोट दिखा रहा है, लेकिन उसे ये राहत है कि वो जिंदा बच गया। हालांकि उसकी लूट 1.5-2 लाख रुपए की जो हुई है उसका उसे अफसोस है, लेकिन पुलिस कुछ भी कहने से बच रही। विशाल हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता है हमारे मुजफ्फरपुर से। विशाल, अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ, कोई गिरफ्तारी वगैरह? जी, पुलिस ने बरवास थाने में जब ये शिकायत पहुंची है लूट के मामले में और जो पीड़ित है उसकी पिटाई के मामले में, जो पुलिस बट से मारा गया था, पिस्टल के बट से, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि आए दिन हर 2 दिन पे मुजफ्फरपुर शहर में इस तरह की घटनाएं होना आम हो चुका है और पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही लगातार दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं खानापूर्ति की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस आश्वासन के साथ साथ अब एडवाइजरी जारी कर दे कि आप ज्यादा पैसा लेकर खुलेआम सड़कों पर न निकले, थोड़ी तादाद में लेकर निकले, क्योंकि हालात बेकाबू हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल, इसके पहले नगर के जो डीएसपी है और बाकी पश्चिमी और पूर्वी डीएसपी ने भी इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी किया था कि 1 लाख रुपए से अधिक की रकम अगर आप लेकर के निकलते हैं तो इसकी सूचना आप निकटवर्ती थाने को दे दे, अन्यथा आप अपने रिस्क को जो है खुद बुलाएंगे। लेकिन विशाल, ये बड़ी गंभीर बात है। अगर पुलिस को पहले बता देंगे हम इतना रुपया लेके जा रहे हैं तो क्या जरूरी है कि पुलिस के अंदर के लोग भी गड़बड़ नहीं करेंगे? क्योंकि लगभग 2000 और 2001 के दौरान एक घटना मुजफ्फरनगर में हुई थी। हालांकि मुजफ्फरपुर की बात है, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए, लुटेरों से जान बचाने के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास लाखों रुपए थे और यह आरोप रहा कि पुलिस वालों ने ही उसको कहीं ना कहीं
ठिकाने लगवा दिया है। तो क्या अगर पुलिस पर भरोसा कैसे करेगी जनता? जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस पर भरोसा आखिर जनता कैसे करेगी, क्योंकि इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है शहर से करीब 20-25 किलोमीटर आगे इस महीने में 2 ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी सूचना थाने को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अपराधियों के द्वारा जिस तरह से लूटपाट की गई, वो कहीं ना कहीं पुलिस का आम जनता के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। क्योंकि पुलिस का नेटवर्क जो है जितना स्ट्रांग अपराधियों के खिलाफ होता है उतना ही अपराधियों का नेटवर्क भी पुलिस में होता है। अगर पुलिस के मुखबिर अपराधियों के बीच में होते हैं तो अपराधियों के मुखबिर भी पुलिस के बीच में होते हैं। ये इतिहास गवाह है। तौर पे अपराधियों के कई सांठगांठ जो है पुलिस के साथ जो है, कुछ मामले भी ऐसे आए हैं जिसमें देखा गया है कि पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं, खासकर थाने लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है या फिर उनकी विशाल आप नजर बनाए रखें और खासतौर से इस वारदात के अलावा और भी तमाम तरह की वारदातों का आप लेखा जोखा लेकर अगर करेंगे और पुलिस से बाकायदा पूछेंगे तो यकीनन लोगों को राहत मिलेगी। आप नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस तूफान की जिसका अलर्ट जारी किया गया आंध्र प्रदेश से। हालांकि अभी कहा यह जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में उसके असरात भी दिखने लगे हैं, लेकिन एक अलर्ट जारी किया गया है। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ रहेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए इस तरह के जो कुदरती तूफान है उसमें इंसानों का रोल बहुत कम हो जाता है, लेकिन एहतियात से बचा जा सकता है। क्या है अलर्ट? जी बिल्कुल, फेताई तूफान है, कहा जा रहा है फेताई चक्रवात जिसने दस्तक दी है आंध्र प्रदेश में, और जिसके कारण पूरे राज्य के लगभग तटीय क्षेत्र जो है उसमें हाई अलर्ट जारी है कि जबरदस्त बारिश हो सकती है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी का दौर आप देख रहे हैं, तो वहीं अगर ऐसे तूफान वहां आता है तो यकीनन तबाही मचा सकता है। तो प्रशासन ने हालांकि एहतियातन के तौर पर अलर्ट जारी किया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसको लेकर कितना मुस्तैद है, कितनी तैयारियां कर रखी है उन्होंने। यानी कोस्टल एरियाज जो है वहां पर जो मछुआरे उनको शायद जाने के लिए रोका गया है, उसके अलावा आसपास के इलाके जो है वो भी खाली कराए गए और लोगों को अलर्ट जारी किया गया। वो अपने आप भी एक तरह से अलर्ट रहें और आमतौर पर बाहर निकलने से पहले कुछ एहतियात रखें। जी देखिए, जो तूफान है फेताई तूफान, ये इसका जो ज्यादा असर देखने को मिलेगा तटीय क्षेत्र में मिलेगा, और ज्यादातर जो इलाके समुद्र से नजदीक है, जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का कुछ इलाके हों, वहां पे इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने बता दिया कि वो इलाके खाली करवाने का निर्देश है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस निर्देश को कितनी गहनता से लेता है, क्योंकि उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि जब तूफान आएगा तो फिर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव। और खासतौर से आप भी अलर्ट रहें और खासतौर से ये कोशिश करें कि जो प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए उनका पालन कर और सब लोग दुआ भी करें, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए खासतौर से ऊपर वाले की तरफ से आते हैं और वहीं से उनको राहत भी मिल सकती है। धोखे पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।